जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे जितने भी जुड़े हुए तथ्य हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। इसको चलते फिरते आप देख सकते हैं और समझ में आए, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। दूसरा है, यह हत्याकांड पंजाब के किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर। याद रखेंगे, ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है। ये से भी पूछ देता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो अमृतसर में है। अगला है, किस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन कौन सा त्यौहार था। उस दिन काल बैसाखी का त्यौहार था जिस दिन यह घटना घटी थी। अगला है, जलियांवाला बाग में लोग किस उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। इस बाग में लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे, तो डॉक्टर सतपाल, याद रखेंगे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, ये सैफुद्दीन लिखा हुआ है, उद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन कीचुल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। ये दोनों गांधीवादी नेता थे, अब पंजाब प्रांत के बहुत बड़े नेता थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसी पर गोली चलाई गई। नियत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। याद रखेंगे, जनरल डायर के आदेश पर ही जलियांवाला बाग मासैकर हुआ था। अगला है, उस समय पंजाब का उपराज्यपाल कौन था। याद रखेंगे, ये पूछ देता है, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय का, माइकल ओ डायर। याद रखेंगे, माइकल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उस समय उपराज्यपाल कौन था वहाँ का, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, लॉर्ड डायर, जनरल डायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला, इस हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, पूछेगा। वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड। याद रखेंगे, 1919 ईस्वी में जेम्स फोर्ड यहाँ का क्या था, वायसराय था। अगला, जनरल डायर ने कुल कितने समय तक गोलियाँ चलवाई थी। लगभग 10 मिनट तक गोलियाँ चलती रही जलियांवाला बाग में। अगला है, ब्रिटिश सैनिकों ने कुल कितने चक्र यानी कितने राउंड गोलियाँ चलवाई थी। कहा जाता है 1650 चक्र गोलियां चलवाई गई थी, 1650 राउंड गोलियां चली थी जलियांवाला बाग में। अगला है, सरकारी आंकड़ों, इसको हंटर आयोग, ये घटना घटने के बाद हंटर आयोग गठित किया गया था, के अनुसार इस घटना में कितने लोग शहीद हुए थे, 379 लोग शहीद हुए थे। हंटर आयोग के मुताबिक कितने लोग इस मासैकर में, इस जघन्य हत्याकांड में मारे गए थे, तो 379। याद रखेंगे। कांग्रेस की जांच समिति, कांग्रेस ने भी एक जांच समिति गठित की थी, उसके अनुसार इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे। हंटर आयोग जो गठन किया गया था वो सरकार की तरफ से किया गया था इस घटना की जांच के लिए, उसके रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। वहीं पर कांग्रेस की जाँच समिति ने, कांग्रेस ने जो जाँच समिति गठित की थी उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का जिक्र किया गया है। अगला है, इस हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, वापस कर दी थी। अगला है, महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। गांधी जी को भी उपाधि मिली थी केसरी हिंद की, उसने अपनी ये उपाधि क्या कर दी, इस हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस भारतीय सदस्य ने इस घटना के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, शंकरन नायर। याद रखेंगे,
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे? कौन? शंकर नायर। उन्होंने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। यानी इस घटना के बाद कई लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी और कई सारे ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था? तभी बताया मैंने, हंटर आयोग। याद रखेंगे, सरकार की तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अक्टूबर 1919 ईस्वी। याद रखेंगे, अक्टूबर 1919 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला है, हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। अगला है, हंटर आयोग के 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? हंटर आयोग के 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो चिमन लाल सीतलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग थे जो हिंदुस्तानी थे और हंटर आयोग के सदस्य थे। हंटर आयोग के समक्ष जनरल डायर ने अपने कृत्य का क्या कारण बताया था? हंटर आयोग के सामने जनरल डायर, जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का, उसने क्या सफाई दी थी? उसने कहा कि भारतीयों के मन में एक नैतिक प्रभाव और डर पैदा करना चाहता था। उनके अनुसार कि भारतीयों के मन में एक डर पैदा करना चाहता था, ये उनका दलील था। अगला है, कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? कांग्रेस ने जो जांच समिति गठित की थी उसका क्या नाम था? तो याद रखेंगे, तहकीकात कमेटी। उसका क्या नाम था? तहकीकात कमेटी या फिर मालवीय समिति। याद रखेंगे, मालवीय समिति। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? मालवीय समिति या तहकीकात कमेटी। कांग्रेस द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। याद रखेंगे, कांग्रेस द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसलिए इसे मालवीय कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मालवीय समिति के अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? इस कमेटी में और कौन कौन लोग थे? तो मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास, ये सब इस मालवीय समिति के सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला है, जनरल डायर की सहायता करने वाले उस भारतीय का नाम क्या था जिसे देशद्रोही माना गया? हंसराज। याद रखेंगे, इसने ही शिकायत की थी, इसने ही उसकी सूचना दी थी, उस मीटिंग की सूचना दी थी। याद रखेंगे, हंसराज। जनरल डायर की सहायता करने वाले उस भारतीय का क्या नाम था जिसे देशद्रोही माना गया? हंसराज। जलियांवाला बाग मूल रूप से किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी। ये बाग, उसी में मीटिंग हो रहा था। अगला है, ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को क्या कहकर सम्मानित किया था? जब जनरल डायर हत्या के आदेश देने के बाद जब वो इंग्लैंड जाता है तो उसे एक सम्मानित किया जाता है और कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी थी। अगला है, ब्रिटेन के एक समाचार पत्र ने डायर के लिए चंदे के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की थी? 30,000 पाउंड। याद रखेंगे, ब्रिटेन के एक समाचार पत्र के अनुसार डायर के लिए चंदे के रूप में 30,000 पाउंड इकट्ठा किया गया था। अमृतसर के तत्कालीन उपराज्यपाल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? याद रखेंगे, उद्धम सिंह। उद्धम सिंह नाम का एक व्यक्ति ने जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर के उसकी हत्या की थी। उद्धम सिंह ने माइकल ओ डायर को कहाँ पर गोली मारी थी? याद रखेंगे, माइकल ओ डायर को कहाँ पर गोली मारी थी? कैक्सटन हॉल, लंदन में। लंदन जाकर के उन्होंने, उद्धम सिंह ने उसको क्या करी थी? गोली मारी थी। उद्धम सिंह ने यह प्रतिशोध किस वर्ष लिया था? तो 1940 ईस्वी में। याद रखेंगे, 13 मार्च 1940 को उद्धम सिंह ने जनरल डायर की लंदन में हत्या कर देते हैं, कैक्सटन हॉल। याद रखेंगे, उद्धम सिंह ने कहाँ गोली मारी थी? कैक्सटन हॉल, लंदन में। उद्धम सिंह ने लंदन में अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। याद रखेंगे, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उद्धम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। अगला है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने इस हत्याकांड को नृशंस हत्या की संज्ञा दी थी? तो दीनबंधु
CF एंड्रूज ने, याद रखेंगे दीनबंधु CF एंड्रूज ने। हंटर आयोग की रिपोर्ट को गांधी जी ने क्या कहकर उनकी निंदा की थी? हंटर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी, गांधी जी ने उनकी निंदा की थी, आलोचना की थी। उसको कहा पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती, याद रखेंगे पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती। गांधी जी ने उस रिपोर्ट की क्या की थी? निंदा की थी, हंटर आयोग। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में कौन सा कानून लागू था? सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लागू था। जिस समय हत्याकांड हुआ था उस समय वहाँ पर मार्शल लॉ लागू था अमृतसर में। अगला है बाग से बाहर निकलने का केवल एक ही साकरा रास्ता होने के कारण था। क्या कारण था? उस बाग में आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, और इसका क्या कारण था? क्योंकि बाग तीन तरफ ऊंची ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा हुआ था। ये जो बाग था चारों तरफ मकान थे, तीन तरफ मकान था, ऊंची ऊंची मकानें और दीवारें थी, एक ही तरफ से रास्ता था, जिसके कारण क्या हो गया, इसमें इतना बड़ा नरसंहार हो गया, लोगों को बचने और भागने का मौका नहीं मिला। अगला है इस घटना के बाद पूरे पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषित कर दिया था? इस घटना के बाद पूरे पंजाब और ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ और दमनकारी नीतियां चलाई थी, यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, दमनकारी नीति थी उनकी। इस घटना के बाद उन्होंने पंजाब के पूरे हिस्से में लागू कर दिया था। जलियांवाला बाग के भीतर स्थित उस कुएं को आज किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग में एक कुआं था जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद कर मर गए, उनका नाम था शहीद कुआं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें जितने भी लोग थे जमा बाग में, गोलियां चलने पर अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद करके शहीद हो गए थे। अगला है इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी? असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1961 ईस्वी में, याद रखेंगे जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन 1961 ईस्वी में हुआ था। इस स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस स्मारक का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसमें ब्रिटिश न्यायप्रियता के भ्रम को तोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई धारा दी। जो ब्रिटिश सरकार दावा कर रही थी कि वो न्यायप्रिय है, सबके लिए न्याय करता है, इस भ्रम को तोड़ा इस हत्याकांड ने, और राष्ट्रीय आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार हुई, एक नई दिशा में चल पड़ी राष्ट्रीय आंदोलन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सेक्शन के साथ, नए वीडियो में। तब तक आप इसको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए और कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।